हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो हमारा आज का वीडियो है वो फोकस्ड है PTU बीटेक केमिस्ट्री का, जो आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। ये उसका पार्ट 3 होगा वीडियो। ठीक है, फर्स्ट 2 पार्ट्स में हम जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर की उसके बारे में जान चुके हैं। इस वीडियो में हम डायरेक्ट करेंगे फ्लोरोसेंस का टॉपिक। ठीक है, तो चलते हैं वहाँ पर। ये देखिए, हमने लास्ट टाइम पर यहाँ तक जो है आपके ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जान लिया था। अब इसमें हम फ्लोरोसेंस के बारे में जानेंगे। पहले हम डायग्राम देखेंगे। डायग्राम से हमें क्या समझ आ रहा है कि सबसे पहले हमें एक साइड में अब्जॉर्बेंस एनर्जी गिवन है और एक साइड में अब्जॉर्बेंस फेम्टो सेकेंड्स गिवन है। ठीक है, फिर ये यहाँ पर आपको एक ग्राफ टाइप बनाकर शो किया गया है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो फ्लोरोसेंस है, फ्लोरोसेंस इज इक्वल टू फोटोन्स इमिटेड फ्रॉम सिंगल स्टेट S1। फ्लोरोसेंस का मतलब सिंपली क्या है कि वो वाले फोटोन्स जो इमिट हो रहे हैं सिंगलेस्ट स्टेट यानी कि S1 से जितने फोटोन्स जो हैं इमिट हो रहे हैं, हम उस चीज़ को फ्लोरोसेंस कहते हैं। और फॉस्फोरोसेंस किसको कहते हैं? फोटोन्स इमिटेड फ्रॉम ट्रिपलेट स्टेट T1। जो ट्रिपलेट स्टेट T1 है उसे हम उससे जब फोटोन्स इमिट होते हैं तो हम उसे फॉस्फोरोसेंस कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, यहाँ पर ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये देखिए, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर फ्लोरोसेंस जो है वो क्या है, इमिट हो रहा है S1 से। S1 ये यहाँ पर स्टेट एक है, ये है आपकी ग्राउंड स्टेट, ये है आपकी S1 स्टेट। जब ये S1 से जो है इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, इमिट हो रहे हैं फ्रॉम सिंगलेस्ट स्टेट, तो हम उनको क्या कह रहे हैं? फ्लोरोसेंस। और ये जो टाइम लग रहा है इनको इमिट होने में वो है नैनो सेकेंड्स। ठीक है, ऐसे ही फॉस्फोरोसेंस क्या है, यहाँ पर एक आपका एनर्जी स्टेट है जिसे हम कह रहे हैं T1। जब T1 से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स इमिट होकर जाते हैं ग्राउंड स्टेट में, तो टाइम लगता है आपको ग्रेटर देन माइक्रो सेकेंड्स। और उस जो दैट टाइम जो करेक्टरिस्टिक जो है फॉर्म हो रही है उसको हम कहते हैं फॉस्फोरोसेंस। एक बार फिर से जान लेते हैं क्या है, क्लियर कर देंगे सारा। फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरोसेंस, एक आपका एनर्जी स्टेट है S1, एक एनर्जी स्टेट है T1। S1 जो है वो यहाँ पर है, T1 जो है यहाँ पर है। ठीक है, देख लिया आपने। एक आपका, जैसे आपको पता होगा, इन जनरल ग्राउंड स्टेट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो ली है हमने। अब जब कोई इलेक्ट्रॉन S1 से ग्राउंड स्टेट की तरफ जाता है तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं फ्लोरोसेंस। दैट फोटोन्स आर इमिटेड फ्रॉम द सिंगलेट स्टेट S1, देन दैट इज कॉल्ड फ्लोरोसेंस। जब फोटोन्स जो है इमिट हो रहे हैं सिंगलेट स्टेट S1 से तो हम इसे फ्लोरोसेंस कहेंगे। और जब जो है एक और एनर्जी स्टेट हमें गिवन है विच इज़ T1, जब फोटोन्स इमिट हो रहे हैं ट्रिपलेट स्टेट T1 से तो हम उसे फॉस्फोरोसेंस कहेंगे। टू जाएंगे कहाँ पर? ये ग्राउंड स्टेट पर। ये देखिए आपको एरो से शो किया गया ना, तो जा रहे हैं ये ग्राउंड स्टेट पर। जो फ्लोरोसेंस है उसमें जो फोटोन्स इमिट होने का टाइम है वो नैनो सेकेंड्स है, लेकिन जो फॉस्फोरोसेंस है इसमें इलेक्ट्रॉन इमिट होने का टाइम इज ग्रेटर देन माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है, और इसमें क्या गिवन है कि जो S1 स्टेट है, S1 स्टेट पर जो इलेक्ट्रॉन है वो S2 स्टेट से आता है। ये देखिए S2 एक्साइटेड स्टेट लिखा हुआ है ना, S2 एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ से जो है आपका फोटोन नीचे को जाता है और यहाँ पर एक इंटरनल कन्वर्जन होती है, इसे लिखा हुआ है इंटरनल कन्वर्जन। और ये S1 तक आ जाता है, फिर S1 से जो फ्लोरेसेंस है वो स्टार्ट होती है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, हीट लॉस टू इन्वायरमेंट, थोड़ा बहुत हीट लॉस होता ही है। ठीक है, हीट लॉस तो आपने देखा होगा कि फिजिक्स में भी आपने बहुत पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिकल में भी पढ़ा होगा कि हीट लॉस तो हर एक चीज़ में हो रहा है। ठीक है, एक और चीज़ क्या है, नॉन रेडिएटिव डिसिपिएशन फ्रेट एंड क्वेंचिंग, कि यहाँ पर डिसिपेशन हो रही है यानी कि हीट जो है वो बाहर जा रही है, डिसिपेट हो रही है, लेकिन वो नॉन रेडिएटिव है। ठीक है,
फिर यहाँ से S1 पर जब फोटोन आ जाता है तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होती है। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से क्या होता है, जो S1 से T1 तक जो है एनर्जी जाती है और ये ऐसे करके ऐसे फोटोन की एनर्जी जो है बाहर की तरफ आती है, ठीक है। तो ये यहाँ से हमें सारा जो है शो हो गया। ये आपने ऐसे ही एज इट इज़ डायग्राम जो है याद कर लेना है। यहाँ पर इसका नाम भी गिवन है, आई थिंक ये साइंटिस्ट के नाम पर है, जैबलोंस्की डायग्राम फॉर फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस, ठीक है। ओके, तो इसमें इतने डायग्राम में यही था। अब हम देख रहे हैं कि एप्लीकेशन क्या होती है फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की। थोड़ा फ्लोरोसेंस का स्पेलिंग गलत है, तो आप ठीक कर लीजिए, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या हैं? यूज इन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एस्टिमेशन में हेल्प करता है, ठीक है। एसेज सैशेज है, आई थिंक एसेज की जगह सैशे ऑफ विटामिन बी इन फूड स्टफ, NADH, हॉर्मोन्स, ड्रग्स, पेस्टिसाइड्स, कार्सिनोजेंस, क्लोरोफिल, कोलेस्ट्रॉल, मेटालाइंस एक्सेट्रा। इन सभी में जो है फ्लोरोसेंस की एप्लीकेशन यूज़ होती है, ठीक है। ये आपने एज इट इज़ याद रखना, ये पॉइंट टाइप है आपको। देन enzyme assays and kinetic analysis, enzyme assays and kinetic analysis में यूज़ होता है। प्रोटीन स्ट्रक्चर एनालिसिस में सिंपली ये ज़्यादातर क्या है, जिन जो कंपाउंड्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं उनको एनालाइज करने में जो हेल्प करता है, तो वहाँ पर इसकी हम स्टडी करते हैं। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एनालिसिस, माइक्रोस्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री यूज टू डिटेक्ट मैलिग्नेंट सेल इन बायोप्सी टिश्यू, FACS, ठीक है। और फिर ये है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एक न्यू टॉपिक आ गया आपका। जैसे आपके पास कितनी सारी आपने रेज़ पढ़ी होंगी, एक्स रेज़ होती हैं, गामा रेज़ होती हैं, इंफ्रारेड रेज़ होती हैं, UV रेज़ होती हैं। उनमें से एक जो है इंफ्रारेड। अब हम इंफ्रारेड की फर्दर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हम जानेंगे 3 टाइप की रेज़ होती हैं, नियर इंफ्रारेड, मिडल इंफ्रारेड एंड फार इंफ्रारेड, ठीक है। अब हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इट डील्स विद वाइब्रेशन मोड्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ये किसके साथ डील करता है कि वाइब्रेशन कैसी हो रही है किसी मॉलिक्यूल में। आपने ये जाना होगा आपकी जो प्रीवियस क्लासेज हैं कि जब भी कोई साउंड का प्रोडक्शन होता है, वो साउंड का प्रोडक्शन किस वजह से होता है, अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है वो पहले वाइब्रेट करता है तो साउंड का प्रोडक्शन होता है। जैसे जब हम बात भी करते हैं, जो हमारा वॉइस बॉक्स है बॉडी के अंदर, वो पहले वाइब्रेट करता है, जब वो वाइब्रेट करता है फिर जो साउंड प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये डील करेगा वाइब्रेशन मोड्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल की जो वाइब्रेशन है उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो IR रीजन यानी कि इंफ्रारेड, IR इज इंफ्रारेड रीजन इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। 3 रीजन्स में इसको हम डिवाइड करते हैं, नियर इंफ्रारेड, मिडल इंफ्रारेड एंड फार इंफ्रारेड, ओके। The functional group region runs from 4000 centimeter inverse to 1500 centimeter inverse, and the fingerprint region from 1500 centimeter inverse to 667 centimeter inverse। ये क्या है, ये सिर्फ डाटा, ये डाटा तो आप ऐसे ही याद रखेंगे। इन द फिंगरप्रिंट रीजन का क्या मतलब, जब हम फिंगरप्रिंट जो है फिंगरप्रिंट का कॉपी लेते हैं ना, जैसे आप आधार कार्ड बनवाने जाते हो तो फिंगरप्रिंट आपके स्कैन करते हैं, तो उस टाइम इतनी रेज जो है, इतना रीजन जो है वो यूज़ करता है। इन द फिंगरप्रिंट रीजन द स्पेक्ट्रा यूजुअली कंसिस्ट ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन। तो स्पेक्ट्रा में कैसी वाइब्रेशंस होती हैं, बेंडिंग विद इन द मॉलिक्यूल। द पैटर्न पीक्स इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। पैटर्न की पीक्स जो हैं कॉम्प्लिकेटेड हैं, ईजिली नॉट ईजिली अंडरस्टैंडेबल हैं, ठीक है। इट इज़ मच मोर डिफिकल्ट टू पिक आउट इंडिविजुअल बॉन्ड्स इन दिस रीजन। या से अगर हम किसी इंडिविजुअल यानी कि एक बॉन्ड को उठाना चाहें तो ऐसा हम नहीं कर सकते, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ओके। द फिंगरप्रिंट रीजन is more important because each different compound produces its own unique pattern। yes, फिंगरप्रिंट जैसे आपने जाना होगा इन जर्नल भी कि हर एक पर्सन का, एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन डिफरेंट फिंगरप्रिंट। everyone has a unique fingerprint, everyone has unique
कि किसी का भी फिंगरप्रिंट जो है वो दूसरे इंसान से मैच नहीं करता है, सबका एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है। तो यही यहाँ पर कहा हुआ है, द फिंगरप्रिंट रीजन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ईच डिफरेंट कंपाउंड प्रोड्यूसेस इट्स ओन यूनिक पैटर्न ऑफ पीक्स लाइक अ फिंगरप्रिंट इन द रीजन। ठीक है, तो यहाँ इसे ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनिक पैटर्न होता है ऑफ पीक्स, पीक्स इसमें अलग अलग होती है इन दिस रीजन। ठीक है, देन हम अब जान लेते हैं वाइब्रेशनल मोड्स के बारे में कि कौन कौन से वाइब्रेशनल मोड्स होते हैं। इन केस ऑफ अ लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर यानी कि जो सिर्फ ऐसे हो, लीनियर मतलब linear is like 2 dimension. Translational degree of freedom is 3, rotational degree of freedom is 2, so vibrational degree of freedom is 3n minus 5। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी 3n माइनस 5 होगी लीनियर मॉलिक्यूल में। Then CO2 is a linear molecule and the degree of freedom of a linear molecule is 3n minus 5 where n is number of atoms in a molecule। अब CO2 है उसको हम खोल कर लिख सकते हैं जैसे O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स है मॉलिक्यूल में 3 है, O C और O। ठीक है, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बन जाएगा, 3 टाइम्स 3 माइनस 5, 9 माइनस 5 4। ठीक है, ऐसे ही इन केस ऑफ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, अगर जो है मॉलिक्यूल हमारा नॉन लीनियर गिवन है। ठीक है, तो जो ट्रांसलेशनल डिग्री है वो 3 है, रोटेशनल डिग्री भी 3 है, तो फॉर्मूला बनेगा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का 3n माइनस 6। SO2 is a non-linear molecule and the degree of freedom of a non-linear molecule is 3n minus 6. So as n is 3 in SO2, therefore vibrational degree of freedom is 3 into 3 minus 6, 9 minus 6 3। ठीक है, अब CH4 लिया है जो कि एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम इस गिवन में 3n माइनस 6 और एग्जाम्पल आपको दे रही है। यहाँ पर जो n है वो 5 है, तो इसकी जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी 3 इंटू 5 15 माइनस 6 9। ठीक है, इस टाइप से आपको 2 एग्जाम्पल से शो कर दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे इंफ्रारेड एक्टिव एंड इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में कि ये कैसे कैसे होते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है जैसे कि H2 हाइड्रोजन, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CH4 मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, HO2 वाटर। ठीक है, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। और क्या लिखा हुआ है, HCl, CH4, CO2, H2 दीज मॉलिक्यूल्स विल शो IR स्पेक्ट्रा। IR स्पेक्ट्रा यानी कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा, बिकॉज दीज पोजेस चेंज इन डाइपोल मोमेंट। क्यों ये पोजेस करेंगे आपका इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन डाइपोल मोमेंट आता है। ठीक है, व्हेन अंडरगो असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, जब हम इनकी असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये पोजेस करते हैं चेंज इन डाइपोल मोमेंट। ठीक है, HCl इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, हम जानते हैं कि जो HCl है वो पोलर मॉलिक्यूल है यानी कि ये H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। ठीक है, एंड CO2, CH4, H2O possess dipole moment on absorption of IR रेडिएशन। और ये तीनों जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, वो डाइपोल मोमेंट को पोजेस करते हैं जब हम इनमें IR रेडिएशन जो है ऐड करते हैं, तब ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन को। अब हम देख रहे हैं रीजन ऑफ IR स्पेक्ट्रा। ठीक है, यहाँ पर वेव नंबर आपको गिवन है और यहाँ पर आपको डिफरेंट वेव नंबर के ऊपर बताया कौन कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो स्टैंड करता है। 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, 3000 सेंटीमीटर इनवर्स गिवन है, 2200 सेंटीमीटर इनवर्स गिवन है, 1700 सेंटीमीटर इनवर्स गिवन है एंड 1400 सेंटीमीटर इनवर्स गिवन है एंड 600 सेंटीमीटर इनवर्स गिवन है। अब हम देखते हैं इन पर कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं। ये देखिए, जो मॉलिक्यूल्स का वेव नंबर ग्रेटर देन है 3000 सेंटीमीटर इनवर्स वो कौन से हो सकते हैं, HC और साथ में डबल बॉन्ड में कोई भी और मॉलिक्यूल, HC ट्रिपल बॉन्ड में कोई भी मॉलिक्यूल, HN HO। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं
जो अप्रॉक्सीमेटली जिनका वेव नंबर 2900 सेंटीमीटर इनवर्स के इक्वल है वो कौन से हैं, CH और 3 कोई भी मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं। देन यहाँ पर 2200 सेंटीमीटर इनवर्स पर कौन से हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N, HC ट्रिपल बॉन्ड C विच आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2200 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इसमें डाटा ज़्यादा है, इस चैप्टर में समझने वाली बातें कम है। 1700 सेंटीमीटर इनवर्स पर कौन कौन सा होगा, H2C डबल बॉन्ड N और C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड CH2। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1700 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, फिर 1400 सेंटीमीटर इनवर्स से 600 तक क्या आएगा, इस सभी को हम फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं, विच इज ग्रेटर नहीं विच इज लेस देन 1400, उसे हम कहेंगे फिंगरप्रिंट रीजन। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आपको वी डैश न्यू डैश का फॉर्मूला गिवन है विच इज़ 1/2 पाई सी अंडर रूट ऑफ के अपॉन म्यू। ये न्यू है NU और ये जो है ये है MU म्यू। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ये आपने एज डी से याद रखना है। इसमें क्या है, न्यू इज इक्वल टू वेव नंबर इन सेंटीमीटर इनवर्स करस्पॉन्डिंग टू द वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी ऑफ द बॉन्ड। ये जो म्यू है ये यहाँ पर हमें वेव नंबर दिया हुआ है जो कि करस्पॉन्ड कर रहा है वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को। देन C क्या है, जैसे आपको पता है C होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में गिवन है। ठीक है, देन K क्या है, फोर्स कांस्टेंट इन डाइन्स सेंटीमीटर इनवर्स। अ मैयर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ को जो है मैयर करता है। द स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड द लार्जेस्ट इज K। ठीक है, और म्यू इज द रिड्यूस मास इन ग्राम पर एटम। ठीक है, ये सारा जो है बताया हुआ है। फिर यहाँ पर 2 एटम्स की एग्जांपल से बताया गया है। एक एटम लिया एटम 1, एक एटम लिया एटम 2। एटम 1 का जो मास है उसे ले लिया M1G। सिंपली मास होता है mg। जब हम किस चीज़ का मास लेते हैं तो यहाँ M1 जो है अपनी तरफ से इसका मास, इसके मास को M1 मान लिया, इसके मास को M2 मान लिया, तो ये बन गया मास M2G और ये बन गया M1G। ठीक है, तो म्यू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू इज इक्वल टू M1 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे दोनों को प्लस कर दिया। फिर फिंगरप्रिंट रीजन के बारे में बताया गया है कि फिंगरप्रिंट रीजन का जो है फ्रिक्वेंसी कुछ इस टाइप से फिंगरप्रिंट रीजन का जो ग्राफ बनता है, एक साइड में अब्जॉर्बेंस के बारे में बताया हुआ है, एक साइड में ट्रांसमिटेंस के बारे में बताया हुआ है, और सेंटर में क्या यूज़ किया है, फ्रिक्वेंसी वेव नंबर विच आर इन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इस टाइप का बनता है, और एक साइड में है आपका वेव लेंथ इन माइक्रोन्स। क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैव अ लॉट ऑफ सिंगल बॉन्ड C एंड CH बॉन्ड्स विद देयर स्ट्रक्चर। क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हमने देखा C बॉन्ड्स बहुत होते हैं और CH बॉन्ड्स बहुत होते हैं उनके स्ट्रक्चर के साथ। स्पेक्ट्रा ऑब्टेन्ड विल हैव पीक्स इन द 1400 सेंटीमीटर इनवर्स टू 800 सेंटीमीटर इनवर्स रेंज। हमने देखा कि स्पेक्ट्रम में क्या है, 1400 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर 800 सेंटीमीटर इनवर्स तक बहुत ज़्यादा पीक आ रही है। ठीक है, पीक मतलब बहुत हाई जा रहा है जो आपका ग्राफ। दिस इज़ द रेफर टू एज फिंगरप्रिंट रीजन। जब इस टाइप के ग्राफ की यहाँ की बात करते हैं तो हम इसे फिंगरप्रिंट रीजन का ग्राफ कह देते हैं। ठीक है, द पैटर्न ऑब्टेन्ड इज करेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड। ये जो पैटर्न है ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए डिफरेंट है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ एनी एब्जॉर्प्शन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय एडजॉइनिंग एटम्स और ग्रुप्स। क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी है जब हम एटम्स को चेंज कर रहे हैं, यानी कि कोई कंपाउंड चेंज हो रहा है, किसी में H लग रहा है, किसी में N लग रहा है, C लग रहा है, तो जो है हमारा कंपाउंड चेंज हो रहा है, और एटम की फ्रिक्वेंसी में चेंज आने से जो पूरा ये ग्राफ है उसी में चेंज आ जाता है। तो ये पर्टिकुलरली एक कंपाउंड के लिए ही होता है। फिर आ रहा है आपका एप्लीकेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी।
एप्लीकेशन इसमें क्या है, ये जो आपका चैप्टर है ज़्यादा थ्योरी बेस्ड है और लेस जो है समझाने के लिए, है ना। तो ये जो आपको है ये आपको लिख लिख कर याद करने की ज़रूरत है। इसका जो मैं ऑलरेडी पीडीएफ है ना वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर चुकी हूँ। जिस बच्चे ने नहीं टेलीग्राम ज्वाइन किया तो काइंडली टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो एप्लीकेशन क्या है इसकी कि ये आइडेंटिफाई करता है फंक्शनल ग्रुप ऑफ एंड स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के हिसाब से ही हमने बनाया है, क्योंकि क्या कहा हमने अभी थोड़ी देर पहले कि ये सी सी बॉन्ड और सी एच बॉन्ड इसमें बहुत है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ही बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन कंपाउंड्स एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स। सो हाइड्रोकार्बन्स की जहाँ बात हो रही है तो ये उनकी ही जो है आइडेंटिफिकेशन करेगा। देन क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगेन वही बात है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सिंपली ये हमारी जो पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना ये स्टडी ही क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को करने का एक तरीका है कि जब रेडिएशन जो है मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो क्या क्या बनाती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, ठीक है। देन क्या कहा गया है, स्टडी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं। स्टडिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, जब कोई रिएक्शन हमने कोई रिएक्शन को परफॉर्म किया तो हम वेट करते हैं कि इसमें क्या क्या होगा, प्रोग्रेस कैसे होगी रिएक्शन की, ठीक है। वो हमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चलता है। डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड की इम्प्योरिटीज़ डिटेक्ट करनी है तो भी हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। रेशो ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर्स इन अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। शेप ऑफ सिमेट्री ऑफ एन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सिमेट्री जान सकते हैं हम। स्टडी द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन अ सैंपल, किसी सैंपल में हमने देखना है कि वाटर कितना है या वाटर है भी या नहीं, उसकी स्टडी। मेजरमेंट ऑफ पेंट्स एंड वार्निशेस, पेंट्स और वार्निशेस का मेजरमेंट है उसके बारे में, ठीक है। देन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इस वीडियो में आपका सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, द प्रिंसिपल बिहाइंड NMR इज दैट many nuclei have spin and all nuclei are electrically charged। जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का मतलब ही है वो क्या है कि बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं उनके पास स्पिन होती है एंड ऑल न्यूक्लियाई आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। इलेक्ट्रिकली चार्ज का क्या मतलब है, जैसे ये आपका कोई सीधा न्यूक्लियस की बात ही करते हैं, एटम की बात ही नहीं करेंगे। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है आपका प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ चार्ज जो रेजिस्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज कह लो या न्यूट्रल चार्ज कह लो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। देन if an external magnetic field is applied, an energy transfer is possible between the ground energy to a higher energy level। ओके जब हम इस न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी मतलब एनर्जी लगा रहे हैं, यहाँ क्या क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड लगा दी मैंने, मान लो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड मैंने इसके ऊपर लगा दी, तो क्या हुआ, एनर्जी ट्रांसफ़र हो गया बिटवीन द ग्राउंड एनर्जी टू हायर एनर्जी लेवल, जनरली ये सिंगल एनर्जी गैप। जो ग्राउंड लेवल था एनर्जी का, जो आपका ग्राउंड लेवल था, ग्राउंड लेवल से ये जो हायर एनर्जी लेवल था E1 या E2 कह लीजिए, तो यहाँ से कुछ ना कुछ जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ, वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या कुछ भी फोटोन्स, ठीक है। ऐसा जो है हमने न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में देखा। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का क्या मतलब है कि एक तो न्यूक्लियस के पास स्पिन है, दूसरा हर एक न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज है, तीसरी चीज़ हमने क्या देखी कि जब हम किसी न्यूक्लियस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो वो न्यूक्लियस जो है एनर्जी ट्रांसफ़र शो करता है। एनर्जी ट्रांसफ़र जब वो शो करता है तो क्या होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट या हायर एनर्जी लेवल। इसे ही हम सिंगल एनर्जी गैप भी कहते हैं, ओके। इतनी बात समझ आ गई आपको, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन क्या होता है, द एनर्जी ट्रांसफ़र, इसको आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं पेपर में, जब आपने शो करना है तो आप एक एक ऐसे एक लाइन का एक पॉइंट बना दो तो देखने में थोड़ा इंप्रेसिव लगता है। द एनर्जी ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस एट अ वेवलेंथ दैट करस्पॉन्ड्स टू रेडियो फ्रिक्वेंसी। ये एनर्जी ट्रांसफ़र कब होता है, कब होता है, कब की जो है
कब का आंसर है ये। टेक्स प्लेस एट वेवलेंथ, वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, डैट करस्पॉन्ड्स टू रेडियो फ्रिक्वेंसी, व्हेन द स्पिन रिटर्न्स टू इट्स ग्राउंड लेवल एनर्जी इज इमिटेड एट सेम फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो ये जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा ये कब होगा, जब वेवलेंथ होगी रेडियो फ्रिक्वेंसी के इक्वल, और स्पिन कब वापस आएगा, कब रिटर्न होकर वापस आएगा ग्राउंड लेवल पर, जब when the spin returns to the ground level energy is emitted at same frequency। जो रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा उसी पर जो है स्पिन रिटर्न होकर ग्राउंड लेवल पर आएगा और एनर्जी इमिट होगी सेम फ्रिक्वेंसी के ऊपर ही। ठीक है, वही फ्रिक्वेंसी जिससे आपकी एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ, तो जब स्पिन रिटर्न होकर ग्राउंड लेवल में आएगा तो एनर्जी जो है इमिट भी सेम फ्रिक्वेंसी पर होगी, उसी फ्रिक्वेंसी पर। The signal that matches this transfer is measured in many ways and processed in order to yield an NMR spectrum। इसका जो सिग्नल है वो मैच करता है ट्रांसफ़र को, और इसे हम कई सारे तरीक़ों से जो है मैयर कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं ताकि हमें यील्ड मिल जाए, यानी कि हमें रिजल्ट मिल जाए NMR यानी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम का फॉर द न्यूक्लियस कंसर्न मतलब जो हमने न्यूक्लियस लिया ही है उसका जो है हमें रिजल्ट मिल जाए फ्रॉम द NMR स्पेक्ट्रम। ठीक है, द रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नेट स्पिन ऑफ अ न्यूक्लियस आर एज फॉलोज। कौन कौन से रूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं ताकि हमें न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के बारे में पता चल जाए, स्पिन के बारे में पता चल जाए न्यूक्लियस के। If the number of neutrons and the number of protons are both even, then the nucleus has no spin। ओके, ये आपने स्पिन, ठीक है आप पहले ऐसे ही देख लो कि जब हमारे न्यूक्लियस में क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नहीं, जब व्हेन बोथ आर इवन, नॉट इक्वल, व्हेन बोथ आर इवन, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और number of protons both are even, then there is no spin। If number of neutrons plus number of protons is odd, then the nucleus has a half integer spin। हाफ इंटीजर स्पिन मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई होता रहेगा, साथ में कोई भी इंटीजर आई मान लीजिए। ठीक है, 1/2 इंटू आई इज एनी इंटीजर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटोन इज इक्वल टू ऑड, देन द न्यूक्लियस हैज़ अ हाफ इंटीजर स्पिन यानी कि 1/2, 3/2, 5/2। इफ़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन आर बोथ ऑड, अगर दोनों ऑड होंगे तो देन द न्यूक्लियस हैज़ एन इंटीजर स्पिन। तो जो स्पिन होगा वो इंटीजर स्पिन हो सकता है 1, 2, 3। ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का मेन तो यही था। देन ये देखिए आपको डायग्राम से शो किया गया है, द केस ऑफ स्पिन इज -1/2 न्यूक्लियस, तो क्या होगा, ये देखिए जब नो फील्ड होती है तो ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कोई भी फील्ड नहीं है तो लिखा हुआ है नो फील्ड। द न्यूक्लियाई आर इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड मैनी हैव स्पिन दैट कॉजेज देम टू बिहेव लाइक अ मैग्नेट। न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं और इनके पास स्पिन, बहुतों के पास स्पिन होती है जो कि उसे हेल्प करती है कि मैग्नेट की तरह जो है न्यूक्लियस बिहेव करे। ठीक है, देन क्या हुआ, ये नो स्पिन नो फील्ड वाला जो है वो ऐसे आगे चला गया यहाँ पर, तो क्या हुआ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, द न्यूक्लियस विद स्पिन एट हायर एनर्जी जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो मैंने पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था ना, जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ था, उसी मैग्नेटिक फील्ड से एक अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आती है जो कि क्या करती है, न्यूक्लियस विद स्पिन एट हायर एनर्जी जनरेट्स, जब आपका न्यूक्लियस जो है वो हायर एनर्जी पर जो है एक स्पिन को जनरेट कर रहा है, तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड खुद ब खुद जनरेट हो जाती है जो प्रीवियस मैग्नेटिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, एनर्जी गैप करस्पॉन्ड्स टू रेडियो फ्रिक्वेंसी है ये। अच्छा, जो मैंने आपको पढ़ाया वो सारा एक डायग्राम में जो है आपको कंस्टिट्यूट करके बताया है कि एनर्जी गैप करस्पॉन्ड्स टू रेडियो फ्रिक्वेंसी, जो पहले मैंने आपको बताया था ना कि एनर्जी गैप वो ही रहेगा
जो रेडियो फ्रिक्वेंसी की एनर्जी के रेडियो फ्रिक्वेंसी के इक्वल होगा। तो ये क्या है, अ न्यूक्लियस विद स्पिन एट लोअर एनर्जी जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या है, न्यूक्लियस है, स्पिन क्या है, लोअर एनर्जी, जनरेट क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये सेम जो आपकी पहली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी उसी में एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। ठीक है, और ये बी नॉट क्या शो कर रहा है यहाँ पर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है बी नॉट। ठीक है, बहुत प्यारा डायग्राम बनाया हुआ है, आप ऐसे बना सकते हैं पेपर में। फिर आपका आ जाता है डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी, शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। ठीक है, ये देखिए आपके पास एक ये दो रिंग्स टाइप दिए हुए हैं। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है बी इंड्यूस, यानी कि मैग्नेटिक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज बी नॉट। यहाँ पर लिखा हुआ है सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिंग करंट, कि इलेक्ट्रॉन्स का सर्कुलेशन कैसा होता है रिंग करंट में। और साथ ही में लिखा हुआ है इंड्यूस्ड फील्ड री इन्फोर्सेज द एक्सटर्नल फील्ड डी शील्डिंग, कि जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो री इन्फोर्स कर रही है एक्सटर्नल फील्ड को। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये ऐसे एक बेंजीन टाइप का कोई स्ट्रक्चर बन रहा है और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है। देख लेते हैं, इसे पढ़ लेते हैं। केमिकल शिफ्ट के बारे में आपको बताया गया है कि एक साइड में जो भी है लो फील्ड उनके बारे में बताया है, एक साइड में हाई फील्ड जो है उसके बारे में बताया है पीपीएम में। तो यहाँ पर इंटेंसिटी शो हो रही है और यहाँ पर CdCl3 कैलिब्रेशन पीक्स शो हो रही हैं। केमिकल शिफ्ट क्या है, ओके, जब डाउन फील्ड है तो उसे हम डी शील्डेड कहते हैं और जब अप फील्ड है तो हम उसे शील्डेड कहते हैं केमिकल शिफ्ट में। इसमें थोड़ा जो है थ्योरी कम इसमें है पीडीएफ में। थ्योरी का एक और पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, ताकि आप अपने नोट्स वगैरह जो है आसानी से बना सकें। Tetramethyl TMS is used as standard reference compound in 1HNMR। TMS जो है टेट्रामिथाइलसिलेन, वो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस की तरह यूज़ किया जाता है जब हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस 1H का बनाते हैं। केमिकल शिफ्ट ऑफ प्रोटॉन्स इन डिफरेंट कंपाउंड्स आर मेजर्ड रिलेटिव टू स्टैंडर्ड रेफरेंस कंपाउंड TMS। जितनी भी केमिकल शिफ्ट्स जो हैं हम उनको जो है रिकॉर्ड करते हैं या मेजर करते हैं, वो हम किसकी रेफरेंस में मेजर करते हैं, TMS की। TMS आइदर टेट्रामिथाइलसिलेन यूज्ड एज रेफरेंस कंपाउंड। ठीक है, इन रिकॉर्डिंग 1HNMR। ठीक है, ये तो पहले बताई थी आपको। रीज़न क्यों हम इसको यूज़ करते हैं भाई, रीज़न भी तो पता होना चाहिए। TMS कंटेन्स 12 हाइड्रोजन एटम्स विच आर इक्वलेंट। TMS में क्या है, 12 हाइड्रोजन के एटम है जो कि इक्वलेंट है। सो शो इंटेंस शार्प सिग्नल एट लो कंसनट्रेशन। तो ये जो है इंटेंस शार्प सिग्नल्स शो करते हैं लो कंसनट्रेशन के ऊपर। TMS इज केमिकली इनर्ट एंड मिसिबल विद ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये क्या है, केमिकली इनर्ट भी है और मिसिबल है सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, मतलब ये घुल मिल जाता है। TMS हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आप जो हमारा रूम टेम्परेचर के नियरर 27 डिग्री सेल्सियस। सो इट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम कंपाउंड ईजिली आफ्टर टेकिंग द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा। कि इसका लो बॉइलिंग पॉइंट है तो क्या है, जब हमने इसकी स्टडी वगैरह कर ली तो हम इसे निकाल भी सकते हैं कंपाउंड से। Summary of signal splitting patterns in 1HNMR spectroscopy क्या है? The pattern is that n protons split the signals into n+1 peaks। कि जो पैटर्न होता है n प्रोटॉन्स का वो स्प्लिट कर देता है सिग्नल को n+1 पीक्स में, विच इज़ नोन एज n+1 रूल, जिसे हम n+1 रूल कहते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी के बारे में बताया। यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी क्या है, डुबलेट, n+1 हो गया तो 1+1 2 बन गया। तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है HA, और कार्बन के साथ एक साइड लग गया HA और एक साइड HB। ठीक है,
तो n+1 रूल के अकॉर्डिंग ये 1+1 2 हो जाता है, मल्टीप्लिसिटी डबलेट ही रहती है। ट्रिपलेट में क्या है, ट्रिपलेट मल्टीप्लिसिटी इज 2+1 3। ओके, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है और इसमें एक HA लग रहा है, 2 HB लग रहे हैं। 1+1 2 ड्यूबलेट। ट्रिपलेट 2+1 3, इस टाइप का स्ट्रक्चर। CCHA 2 हो गए, HB भी 2 हो गए, स्ट्रक्चर इस टाइप का। 2+1 = 3 और यहाँ पर ट्रिपलेट मल्टीप्लिसिटी बनाता है। लास्ट में है क्वार्टेट विच इज़ 3+1 4। 4 पीक्स आ गई यहाँ पर, देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4। HA 1 रह गया और HB 3 हो गए और यहाँ पर 2 हैं पीक्स, तो ये बन गया 1+1 2 विच इज़ ड्यूबलेट। अब आ गया आपका NMR इंस्ट्रूमेंटेशन। इसके ऊपर बैटर जो है मैं आपको ना एक और PDF शेयर करूँगी ताकि आप थ्योरी टाइप जो है टेलीग्राम में ही शेयर कर दूँगी, थ्योरी जो है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये देखिए इसके इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है कि एक तो है सैम्पल ट्यूब ली हुई है, उसे मैग्नेट के साथ, सैम्पल ट्यूब है उसे मैग्नेट के साथ कनेक्ट किया गया है। नीचे मैग्नेट का कंट्रोलर है, मैग्नेट के कंट्रोलर को मैग्नेटिक फील्ड के साथ किया गया है कंट्रोल, और यहाँ पर प्रिंटर यानी कि जो रिजल्ट आएगा हमारा वो हो। और यहाँ पर क्या है, इसके साथ एक RF का ट्रांसमीटर लगाया हुआ है और साथ ही में ये एक डिटेक्टर लगाया हुआ है कि कौन कौन सी एक्टिविटी जो है हो रही है ट्यूब के अंदर। ये जो डिटेक्टर है ये हमें बताएगा अब्जॉर्प्शन के बारे में, और जो कुछ भी इसके अंदर हो रहा होगा इस कंपाउंड के, तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से वो सारा प्रिंटर के ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आया हुआ है रिजल्ट कि एक साइड में है आपकी अब्जॉर्प्शन, दूसरी साइड में है आपकी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड B0। तो यहाँ पर इस टाइप का जो है स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, इस टाइप की पीक जो है फॉर्म हो रही है। यही थी NMR की स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसमें हमने NMR स्पेक्ट्रो इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में पढ़ लिया। समरी ऑफ सिग्नल स्प्लिटिंग पैटर्न्स इन 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, टेट्रामेथाइलसिलेन के बारे में पढ़ लिया, केमिकल शिफ्ट के बारे में, डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी के बारे में पढ़ लिया, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के बारे में जान लिया, एप्लीकेशन जान लिया, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की फिंगरप्रिंट रीजन के बारे में जान लिया। ठीक है, रीजन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जान लिया, IR एक्टिव एंड इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में जान लिया हमने। ठीक है, देन हमने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जान लिया, एप्लीकेशन ऑफ फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, और हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन अ मॉलिक्यूल, शिफ्ट्स के बारे में, बैथोक्रोमिक शिफ्ट एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, क्रोमोफोर एक्सोक्रोम, एप्लीकेशन ऑफ UV विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, देन ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो हमारा जो सारा का सारा चैप्टर है वो यहीं पर एंड होता है। ठीक है, ये चैप्टर आपका इतना ही था। ठीक है, जो भी बच्चा यहाँ तक पहुँच गया वीडियो के, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और आप मेरे टेलीग्राम को और जो इंस्टाग्राम है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। कई बार कोई अपडेट होती है तो मैं वहाँ पर भी पोस्ट कर देती हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे 200 सब्सक्राइबर जो हैं यूट्यूब के ऊपर पूरे हो चुके हैं। मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। जो जो बच्चा भी मेरी वीडियो देखता है, एक मेरा आपसे जो निवेदन है कि आप जाते हुए कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और भी ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो आपका जो सेकेंड चैप्टर है वो हो गया है कंप्लीट। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।